नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। तो आइए हम अपनी यात्रा को शुरुआत करते हैं। हम अपने मकसद की ओर बढ़ते हैं और मैंने पिछले क्लास में जहां तक आपको बताए थे, समझाए थे, उसी से आगे बढ़ेंगे। और हम पाचन की दुनिया में जो है, जब भोजन हम खा लिए थे तो वहां से हम लोग बक्कल कैविटी मुख गुहा तक पहुंचे थे और आज अभी हम मुख गुहा के अंतिम पड़ाव पे हैं। तो उसमें हम लोग जीभ के बारे में देखें, तित दांत के बारे में देखें, कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, कैसे होते हैं, सब हमने समझा। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम बक्कल कैविटी के अंतर्गत पाए जाने वाले, पहले ही हम लोग पाचन में देखे थे कि पाचन की क्रिया जो है कहाँ खत्म होती है, तो एक आहार नाल में खत्म होती है। और उस आहार नाल में दो पार्ट होते हैं, एक तो संबंध पाचन ग्रंथियां होती है। तो संबंध पाचन ग्रंथि में से आपको याद होना चाहिए वो संबंध पाचन ग्रंथियां क्या था। तो वहां देखे थे कि एक हमारा लार ग्रंथि था, तो दूसरा यकृत, लिवर और तीसरा अग्नाशय था। ये संबंध पाचन ग्रंथियां है जो हमें पाचन की क्रिया के दौरान मदद करता है। तो आइए मुख गुहा में एक पाचन संबंधित ग्रंथियां जो है पाया जाता है और उसका नाम है लार। उसका क्या नाम है? लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि जो है हमारे मुख गुहा के अंदर पाया जाता है। लार क्या है? एक संबंधित पाचन ग्रंथियां है, सलाइवरी ग्लैंड्स, जो हमारे बक्कल कैविटी के अंदर, मुख गुहा के अंदर जो है पाया जाता है। और यह सिर्फ अकेला नहीं बल्कि तीन जोड़े में होते हैं। लार ग्रंथियां जो टोटल है वो कितने जोड़े में होते हैं? 3 जोड़े। और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो भोजन को, पाचन के साथ साथ भोजन को गिला करके रखना, मुंह में जो है नमी बना करके रखना, ये सब काम जो है लार ग्रंथि का है। हमारे जो जीवाणु हैं, भोजन जो खाते हैं तो उसके दौरान जो हानिकारक जीवाणु होता है उसे नष्ट करने का काम, ये सब लार एंजाइम में जो है वो पाया जाता है। लार ग्रंथि का ये मुख्य कार्य है। तो इसमें आप देखिएगा कि 3 जोड़ी लार ग्रंथि है। एक हमारा पैरोटिड ग्लैंड, एक हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड और तीसरा सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि और पैरोटिड ग्रंथि। अगर आप इसकी स्थिति देखिएगा तो पैरोटिड ग्रंथि जो है कान के पास होता है, गले में, गले के ऊपर, और ये आपके जबड़े के नीचे स्थित होंगे और ये जीभ के नीचे स्थित होंगे। ज्यादा इसके बारे में पार्ट बस याद रख सकते हैं। यहाँ से कितनी जोड़ी है? तो 3 जोड़ी है। और याद कर सकते हैं एक बात और कि इससे जो है प्रतिदिन जो है 1.5 लीटर जो है लार आपका शराब होता है। ये तीनों जोड़ी से मिलकर लगभग कितना शराब आता है? तो कहिएगा 1 से 1.5 लीटर। 1 से 1.5 लीटर जो है ना लार का शराब होता है प्रतिदिन। ये तीनों जोड़ी लार ग्रंथि से कितना लार का शराब होता है? तो 1 से 1.5 लीटर। उसके अलावा आप याद रख सकते हैं कितनी जोड़ी है लार ग्रंथि? तो 3 जोड़ी। कौन कौन है ये याद रख सकते हैं। पोजीशन क्या है उतना मायने नहीं रखता, लेकिन एक चीज और याद रख सकते हैं पैरोटिड ग्रंथि के बारे में कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या है, कौन है, तो आप कह सकते हैं वो पैरोटिड ग्रंथि है। तो एक बात यहां से एक यह याद रख सकते हैं। उसके अलावा अगर लार ग्रंथि की बात कीजिएगा तो इसमें पाया क्या जाता है? लार ग्रंथि का प्रकार देख लिए, कितने होते हैं यह देख लिए। अगर आपको पूछे कि लार ग्रंथि में पाए क्या जाते हैं, तो लार ग्रंथि में होता है एंजाइम। उसके अलावा यहाँ होता है विद्युत अपघट्य,
इलेक्ट्रोलाइट्स, और इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, Na+, K+, Cl-, CH3, CHO3 और माइनस। तो ये विद्युत अपघट्य है जो लार में आपको जैसे मुंह में नमी प्रदान करना, अनेक एक प्रकार से आप कह सकते हैं यह जो है हमारे मुंह का सुरक्षा कवच, या लार का कह सकते हैं सुरक्षा कवच। लार को जो है ना व्यवस्थित उसको सही से रखना, उसके पीएच मान को कंट्रोल करना, जितना भी कार्य है उस सब में जो है विद्युत अपघट्य क्या करता है, सहयोग करता है। तो विद्युत अपघट्य है। और क्या होते हैं, एंजाइम। विद्युत अपघट्य में कौन सब है ये आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा जो एंजाइम है, यह एंजाइम आपको विशेष याद रखना है। विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोलाइट्स और एंजाइम। एंजाइम में भी कितने एंजाइम पाए जाते हैं जी, 2 एंजाइम। लार ग्रंथि में या लार में कितने एंजाइम पाए जाते हैं, तो 2 एंजाइम। एक आपका होगा लार एमाइलेज या इसे क्या कहेंगे, टाइलिन, और एक क्या है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या है, तो जीवाणुओं को नष्ट करना। जीवाणु जो है, हम जो भोजन करते हैं उसके साथ जो हानिकारक जीवाणु होता है, जो हानिकारक होगा, कह सकते हानिकारक शब्द जोड़ सकते हैं यहाँ पे, जो हानिकारक जीवाणु है, जीवाणु को नष्ट करना इसका काम है। आप देखे होंगे, अपनी बचपना तो याद ना हो, लेकिन अगर किसी बच्चे आदमी को देखेगा तो मुंह से हमेशा लेरे चूते रहता है, लेर जो है ना उसको चूते रहता है। क्या कारण है आखिर उसको ज्यादा लेर चूता है? जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होती जाएगा उसको लेर बनना, लार जो है वो बनना कम हो जाएगा। वैसे अभी भी आपको लेर चू सकता है अगर आपको अचार की नाम कहते अभी सिर्फ शब्द सुन करके वो सामने में नहीं है, लेकिन उसका ख्याल आते ही जो है हमें लेर आ जाता है। तो बच्चे में जो है थोड़ा ये लार जो है ये ज्यादा स्रावित होता है। इसका मुख्य कारक है यही, यह जो इसका एक काम है, लाइसोजाइम, जो उसमें एंजाइम पाए जाते हैं जीवाणुओं को नष्ट करना, यह एक कार्य है जो बच्चों में ज्यादा आता है लार। क्योंकि बच्चे जो है कुछ भी उठाता है सीधे मुंह में डाल लेता है, कुछ भी उसे मिले और मुंह में सीधे क्या कर लेता है, डाल देता है। इसीलिए जो है उसमें थोड़ा ज्यादा लार बनता है, क्योंकि वहीं पे जो है जितने भी हानिकारक जीवाणु होगा, कुछ नीचे में पड़ा है उसको मुंह में, कुछ भी उसको मिला है सीधे वो डायरेक्ट मुंह में डाल लेता है। तो उसे बीमारी ना हो, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, यही कारण है कि बच्चे में ज्यादा लार स्रावित होता है, और जो जो उम्र बढ़ेगा तो कम होगा। तो ये सामान्यतः लोगों में 1.5 लीटर होता है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा कहेगा किसमें होता है, तो बच्चों में थोड़ा लार का स्राव ज्यादा होता है। और कारण यही है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का। तो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कौन सा एंजाइम करता है, तो जी लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम का क्या काम है, तो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। उसके अलावा इसमें एक और एंजाइम पाए जाते हैं जो आपको याद रखना जरूरी है, वो है लार एमाइलेज या टाइलिन। लार एमाइलेज या टाइलिन, और इसका काम क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट जो हम भोजन के माध्यम से लिए थे, जो स्टार्च हमने भोजन के माध्यम से लिए थे, उसका पाचन करता है। उसका पाचन करता है कौन, लार एमाइलेज या टाइलिन। और करता कैसे है, तो स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट कहे या स्टार्च, लार एमाइलेज पड़ेगा तो वह किसमें बदल देगा, माल्टोज में बदल देगा। और माल्टोज क्या है, तो द्विशर्करा। आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट एक लंबी है जो एक से ज्यादा ग्लूकोज अणुओं के मिलकर के बना है। तो जो 2 ग्लूकोज के अणु होते हैं उसी को क्या कहते हैं, माल्टोज, द्विशर्करा। ये बड़े बड़े हैं, अभी भी पूरा टूटा नहीं है, अभी द्विशर्करा है, 2 ग्लूकोज एक साथ है, तो उसको माल्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं जी, माल्टोज कहते हैं। स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम कौन करता है, लार एमाइलेज करता है। तो आप देख सकते हैं कि पाचन की शुरुआत यहीं से हो गया। पाचन की शुरुआत कहां से हुआ, तो बक्कल कैविटी से। अगर आपसे पूछा जाए पाचन की शुरुआत कहां से होता है, तो पाचन की शुरुआत, अगर आपसे पूछा जाए पाचन की शुरुआत कहां से होता है, तो आप क्या बताएंगे, बक्कल कैविटी से। और वहां क्या चीज की पाचन की शुरुआत होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, स्टार्च का पाचन होता है। कौन करता है, तो लार एमाइलेज करता है या
टाइलिन करता है। अब पाचन की बात, एक चीज और आपको पता होगा, पाचन जो है ये दो विधि से होता है। पाचन यांत्रिक भी होता है, पाचन यांत्रिक भी होता है और रासायनिक भी होता है। पाचन जो है ये दोनों मेथड से होता है, यांत्रिक भी है और रासायनिक भी है। और यांत्रिक क्या है, जो नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें किसी केमिकल का यूज नहीं हो, किसी केमिकल कंपाउंड नहीं बनता, वो हमारा यांत्रिक कहलाता है। जैसे भोजन को जब दांतों द्वारा चबाया जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा किया जाएगा, तो उसमें कुछ नहीं, तो ये हमारा यांत्रिक विधि है। लेकिन जब ये यहाँ स्टार्च एमाइलेज के कारण एंजाइम की उपस्थिति में टूटा है, तो यह हमारा यहाँ पर कौन सा पाचन हो रहा है, तो रासायनिक हो रहा है। लेकिन भोजन को जो लार द्वारा मिलाकर के टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा जाता है, जैसे पेट में भोजन पहुंचेगा तो उसको घुमा घुमा के जब मिल जाता है भोजन, तो वो प्रक्रिया यांत्रिक होता है। तो पाचन दो तरीका से होता है, यांत्रिक भी होता है और रासायनिक भी होता है। अब बक्कल कैविटी में दोनों होता है, बक्कल कैविटी में दोनों होता है, यांत्रिक भी होगा, रासायनिक भी होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है, तो कहिएगा बक्कल कैविटी से। मुख गुहा से पाचन की शुरुआत हो जाता है। और मुख गुहा में किसका पाचन होता है, मुख गुहा में कौन कौन पाचन होता है, तो कहिएगा यांत्रिक पाचन होता है और रासायनिक पाचन भी होता है, दोनों पाचन होता है। मुख गुहा में क्या चीज का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, स्टार्च का पाचन होता है। कौन करता है, तो लार एमाइलेज करता है, लार एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और कैसे करता है, तो उसको द्विव शर्करा में तोड़ देता है, माल्टोज में बदल देता है। तो कार्बोहाइड्रेट से माल्टोज में बदलता है, कहाँ, मुख गुहा में। कौन बदलता है, लार एमाइलेज बनता है। कौन बनाता है लार एमाइलेज, तो कहेंगे लार ग्रंथि द्वारा बनता है। लार ग्रंथि जो है दो चीज, एक एंजाइम बनाता है और विद्युत अपघट्य। एंजाइम में लार एमाइलेज है और लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम का काम है जीवाणुओं को नष्ट करना, और लार एमाइलेज का काम है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें कर देता है, माल्टोज में। और एक बात याद रखिएगा, लगभग 30% जो है, 30% स्टार्च का पाचन जो है यही हो जाता है। आपने जितना भी भोजन किया उसके माध्यम से जो स्टार्च आपने अंदर ठूसे है, उसका 30% जो है कहाँ हो जाएगा, तो बक्कल कैविटी में ही हो जाएगा। और इसके बाद जब आप उसको मिला लेते हैं, मिलाने के बाद जो भोजन जो लास्ट में बनता है यहाँ पाचन के बाद, तो यहां से पाचन के बाद जो भोजन होता है उसको बोलस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं जी, बोलस। मुख गुहा में पाचन के बाद, यहाँ पाचन के बाद भोजन बोलस कहलाता है। एक बात और याद रखिएगा, ये यहाँ जो मुख गुहा में पाचन हो जाएगा तो भोजन क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। यही बोलस जो है आगे ग्रासिका के माध्यम से अमाशय तक पहुंचेगा। तो ये भी याद रखिएगा कि बोलस होता है। बोलस कहाँ पे होगा, तो मुख गुहिका में पाचन के बाद। पाचन इसका अगर आप लार ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है तो देख सकते हैं, पाचन में मदद करता है ना जी, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में काम करता है। जो एंजाइम स्रावित करता है उस एंजाइम से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कौन सा एंजाइम है, लार एमाइलेज। उसके अलावा मुंह में नमी बनाए रखता है, इसमें जो विद्युत अपघट्य है। उसके अलावा और कह सकते हैं तो यह और क्या कर सकते हैं, जिन हानिकारक जीवाणुओं से रक्षा करता है। कौन, लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है, तो आप कहोगे पैरोटिड, तो इसमें सिर्फ पैरोटिड याद रखना है। और कितने जोड़ी लार ग्रंथि है, 3 जोड़ी। एक दिन में कितना लार स्रावित होता है, तो सबसे कितना, 1 से 1.5 लीटर। और लार सबसे ज्यादा किसमें स्रावित होगा, तो बच्चों में। ठीक है, तो आइए हम जो है अब भोजन के पाचन के आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा एक बार पीछे हम लिंक कर लें, तो हमने देखा कि मुंह से भोजन, ये जो मुंह, ये वाला पार्ट जो है ये क्या होता है, मुंह, ये सिर्फ क्या होता है, अंतर्ग्रहण करते हैं इसे, अंतर्ग्रहण। लेकिन अगर मुंह ऑप्शन में नहीं रहता है तो बताए थे कि अंतर्ग्रहण का फर्स्ट चॉइस कहाँ से क्या होगा, तो आप मुख गुहिका लीजिएगा। उसके बाद बक्कल कैविटी, ये वाला जो पार्ट है,
और अभी इसके संबंध में देखें, अगर आपको पूछे कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है, पाचन की शुरुआत, पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है, तो आपका जवाब होगा बक्कल कैविटी। और किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का, हाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में जब इसका पाचन होता है, कौन करता है, तो लार एमाइलेज, टाइलिन या लार एमाइलेज, ये पता है, अभी पीछे हम लोग पढ़े थे। और एक इसमें बदल देता है, तो द्विव शर्करा माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। और पाचन की यहाँ दोनों प्रकार की पाचन होता है, यांत्रिक पाचन भी होता है, और यांत्रिक पाचन के अलावा यहाँ रासायनिक पाचन भी होता है। तो आपको यांत्रिक और रासायनिक पाचन दोनों। मुख गुहा में किसका पाचन होता है, तो आप कार्बोहाइड्रेट का बता सकते हैं। कौन करता है, तो टाइलिन या लार एमाइलेज करता है, और माल्टोज। उसके अलावा देखें, यहाँ पे लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है लार ग्रंथि में, जो भोजन में आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को भी क्या करता है, नष्ट करता है। उसके बाद भोजन जो है फेरिंक्स और ग्रसनी से होते हुए आते हैं। यहाँ दोनों पर जो है ना कोई पाचन नहीं होता, यहाँ जो है पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता, कोई पाचन नहीं होता। तो हमने देखा था कि इसके बाद जो भोजन होता है, पचने के बाद जो भोजन होता है, वो क्या कहलाता है, बोलस। वो क्या कहलाता है, बोलस। इसके बाद का जो भोजन है वो क्या कहलाएगा, बोलस। और बोलस जो है इस ऑसोफेगस होते हुए अब कहाँ जाएगा, ये यहां से होते हुए स्टोमक, हमारे जो आमाशय है, पेट के पास पहुंचेगा। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि बक्कल कैविटी में पाचन के बाद भोजन क्या कहलाता है, बोलस। और उसके अलावा फेरिंक्स और ऑसोफेगस में जो है, ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता। कहाँ पाचन नहीं होता है, तो आप ये फेरिंक्स और ग्रास नली ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मैंने बताया था कि ये जो फेरिंक्स है, इसके बाद जो ग्रास नली होता है, इस फेरिंक्स ग्रास नली में आप देखिएगा कि दो पार्ट है, एक तो ऑसोफेगस है, ग्रास नली, और एक यहाँ पे कौन सा होता है, श्वास नली। तो दो नली यहां से गुजरता है, और ये जो कपाट रहता है यहाँ पे, ये कपाट वो क्या चीज का होता है, उपास्थि, अस्थि का नहीं होता, उपास्थि का होता है। और इसको क्या कहते हैं जी, तो एपिग्लाटिस। पिछले क्लास, शुरुआत वाले क्लास में हम लोग देखे थे। तो इस पे क्या होता है, एपिग्लाटिस पाया जाता है। और यही भोजन को क्या करता है, जो हम यहाँ से हमारा बोलस आएगा ग्रास नली होते हुए, ग्रास नली में जब पहुंचेगा तो दोनों यहाँ से दोनों पाइप सेम ही है, श्वास लेने वाला श्वास नली, और उसके अलावा जो भोजन नली है ऑसोफेगस, दोनों सेम है। तो जब हम भोजन को निगलते हैं उस समय ये एपिग्लाटिस जो है इस श्वास नली वाले पार्ट को क्या करता है, बंद कर देता है, और ग्रास नली वाले पार्ट को क्या करता है, खोल देता है, और भोजन जो है ग्रास नली में प्रवेश कर जाता है। जो ही ग्रास नली में भोजन प्रवेश करेगा, फिर ये एपिग्लाटिस क्या करेगा, ग्रास नली को बंद करेगा और श्वास नली चालू कर देगा, क्योंकि श्वास तो हमें हमेशा लेना है। तो ऐसी स्थिति में आप देखें, और साथ में साथ ये भी बताए थे कि ये जो खोलना और बंद करना एपिग्लाटिस का जो नियंत्रण है कौन करता है, तो मेंडुला ऑब्लिगेटा, मेंडुला ऑब्लिगेटा। तो यह इसका क्या करता है, नियंत्रण करता है, खोलना और बंद होना। तो अक्सर आप देखे होंगे जब आप खाना खाते हैं तो उस समय कभी कभी आपका भोजन जो है नाक में चला आता है, अक्सर ऐसा होता है, या खांसी हो जाता है, छींक आ जाता है। तो ऐसा ही कहता है लोग कि गांव घर में या नॉर्मल यूज में कि कोई किसी ने याद किया, लगता है कोई याद किया, इसीलिए जो भोजन क्या हुआ है, सरक गया है। लेकिन बात तो कुछ और ही है। ये जो है ना बगल वाला बड़ा थी, तो ग्रास नली जब छींक आता है तो कहता है क्या, कोई याद किया। और सबसे बड़का बात ये जो लड़का सब जो है, ये जो खाता है तो इसको लगता है कि हमारी वाली याद किया है, इसीलिए सड़क गया है। वो तुरंत खाना छोड़ के फोन लगा लेता है, लगता है कोनो जरूरी बात होगा।
वो उधर से कहेगा हाँ हाँ सच में याद किया, क्यों कहेगा कि नहीं याद किया, नहीं तो कहेगा कि ये तो हमको उतना ध्यान ही नहीं रखता है। तो वो भी उधर से कहती हाँ हाँ आप ही को याद कर रहे थे, हाँ आप ही के ख्याल में हम व्यस्त थे। लेकिन बात कुछ और है। आप जब खा रहे थे तब आपका ध्यान कहीं और था। आप जब खा रहे थे, अक्सर ऐसा होता है जब आप खाने वक्त में आपका ध्यान कहीं और है, आप किसी और काम में अपने दिमाग को व्यस्त कर रहे हैं, तो आपका मेडुला ऑब्लांगेटा तो भूलिए ना जाएगा जी। एक के आदमी से कितना काम करवाइएगा, वो भूल जाता है ससुराल से ये खाना आ रहा है कि नहीं, तो भूलिए जाता है बंद करना। तो ऐसी स्थिति में जब वह श्वास नली को बंद नहीं कर पाता है तो भोजन जो है श्वास नली में क्या होता है, प्रवेश कर जाता है और आपको क्या होता है, छींक आ जाता है। कभी कभी ऐसा देखा गया, एक केस देखा गया है कि छींक आने के कारण एक बार एक आदमी को जब भात नाक में जम गया तो उस नाक में जमने के कारण चावल वो सड़ गया और सड़ने के कारण जो उसे कैंसर नामक रोग हो गया। तो बहुत खतरनाक होता है। तो आप इस चक्कर में ना पड़े, खाए तो आराम से खाए, आप अपने मोबाइल को साइड में रख दे, दुनियादारी के टेंशन को भूल जाइए, क्योंकि आप अगर दूसरे दुनिया में भूलिएगा तो आपके साथ आपका मेडुला ऑब्लांगेटा भी जो है भूल जाएगा। तो ऐसे ही छींक आएगा, कहिएगा फलानवी हमको याद कर रहा है, और उसके चक्कर में लफड़ा फंस सकता है। आप जहाँ जीवन भर साथ निभाने का बात वादा किए हैं वो गड़बड़ा जाएगा अगर समस्या हो। बस ऐसा नहीं हो, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए आप खाने वक्त में अन्यथा किसी दूसरे काम में अपने आप को व्यस्त ना करें, स्थिर से खाएं, ताकि आपके मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो एकदम ध्यान बनाए रखे कि खाना आ रहा है। तो हम अपना जो है श्वास नली को बंद कर देते हैं और ग्रास नली को खोल देते हैं ताकि ये खाना चला जाए। तो इधर उधर में व्यस्त नहीं होइएगा। तो ये श्वास नली को खोलना और ग्रास नली को खोलना या बंद करना के लिए उस पर एक कपाट पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। और क्या चीज का बना होता है ये, उपास्थि का, हड्डी का नहीं होता है, उपास्थि का होता है, अस्थि का नहीं होता है। और इसे एपिग्लॉटिस करते हैं और इसका नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। उसके अलावा जब भोजन यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो ये जो गति होता है, याद रखिएगा कि ये बोलस जो है किस गति के कारण पहुंचेगा। तो इस समय जो गति होता है, जिस गति के कारण भोजन यहाँ पहुंचेगा, तो ये संकुचन से कर्मा संकुचन से कर्मा कुंचन गति के कारण जो है ये नीचे की तरफ धीरे धीरे धकेलते हुए जो है भोजन वो कहाँ पहुंचेगा, तो आमाशय में पहुंचेगा। तो किस गति के कारण होगा, तो संकुचन से कर्मा कुंचन। एक संकुचन से कर्मा कुंचन का मतलब हुआ कि ये पेशीय जो स्तर बना हुआ है, ये जो ग्रास नली पेशीय बना हुआ है, ये नीचे की तरफ गति करता है, ऊपर से नीचे की तरफ जो है भोजन को धीरे धीरे क्या करता है, धकेलता है। इसी को हम संकुचन से कर्मा कुंचन करते। तो ये भी बात याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है और आपसे पूछा जाएगा कि ऑसोफेगस के बाद जो भोजन जो है पेट में पहुंचता है तो किस गति के कारण पहुंचता है, तो यह भी आपसे पूछा जाएगा। तो आप याद रखिएगा, संकुचन से कर्मा कुंचन गति के कारण जो है भोजन आमाशय से जो भोजन जो है ऑसोफेगस ग्रास नली से स्टोमक की ओर जाता है। और बक्कल कैविटी, वो भोजन कौन सा है, ये क्या कहलाता है जी, तो बोलस। ये बोलस यही बक्कल कैविटी के बाद क्या जा रहा है भोजन, तो बोलस के रूप में जाता है। बक्कल कैविटी में पाचन के बाद जो है भोजन क्या कहलाता है जी, तो बोलस कहलाता है। अब भोजन कहाँ पहुंच गया, आमाशय। आइए अब हम भोजन को ले चलते हैं पापी पेट के अंदर, देखते हैं आखिर वहां क्या होता है। तो ये इससे ऊपर की पार्ट हमारा क्या है, ग्रास नली देखे थे, कर्माकुंचन, संकुंचन से कर्माकुंचन गति के कारण ये अंदर आता है। जब आमाशय की बात करिएगा तो देखिएगा कि ये आपको जे आकार की तरह दिखेगा। अगर इसकी आकृति की बात कीजिएगा तो जे आकार की है, देखने में जे के जैसा लगेगा। उसके अलावा अगर आप देख सकते हैं तो उधर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। किधर स्थित होगा, बाईं ओर। यहाँ 3 से 4 घंटे जो है भोजन स्थित रहता है।
भोजन को जो संग्रहित किया जाता है आमाशय में कितना देर, 3 से 4 घंटे भोजन को आमाशय में संग्रहित किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आमाशय की बात कीजिएगा तो जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में पहुंचने के बाद भोजन, अगर आमाशय की अंदर की बात कीजिएगा तो आमाशय में जठर ग्रंथि होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है उसमें 3 कोशिकाएं होती हैं। एक हमारी मुख्य कोशिका होता है, चिफ सेल्स, पार्श्विक कोशिकाएं, पैरेटियल सेल्स या ऑक्सीनेटिक सेल, और एक हमारा म्यूकस कोशिका है, म्यूकस सेल है। ये 3 कोशिकाएं होती है। ये 3 कोशिकाओं से मिलकर जो है हमारा कौन बना है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बना है। अब 3 का भी अपना अलग अलग कार्य है, जिसमें आपकी जो मुख्य कोशिकाएं हैं वो एंजाइम को स्रावित करता है, जो हमें भोजन में क्या करता है, मदद करता है। और इसमें 3 एंजाइम भी है जो स्रावित होता है। एक हमारा लाइपेज है, एक हमारा पेप्सिनोजेन है, और एक रेनिन है, जिसमें पेप्सिनोजेन जो है मुख्य ज्यादातर यही यहाँ स्रावित होती है। कम मात्रा में लाइपेज भी स्रावित होता है, और रेनिन जो है ये सामान्यतः बच्चों में ज्यादा स्रावित होता है। क्यों, कैसे स्रावित होता है, इसके लिए हमें अलग स्लाइड लेना पड़ेगा। एंजाइम को ये मुख्य कोशिकाएं, आपसे कहे मुख्य कोशिकाएं जो है वो क्या स्रावित करती है, तो आप कह सकते हैं एंजाइम स्रावित करती है। वो भी कितनी एंजाइम, 3 एंजाइम स्रावित करती है। कौन कौन, पेप्सिनोजेन, लाइपेज और रेनिन। और ये तीनों एंजाइम को हम बढ़िया से देखेंगे, क्योंकि ये पाचन में हमें क्या करता है, मदद करता है। और पाचने यहाँ तो पढ़ने आए हैं जी, तो पाचन को विशेष देखना पड़ेगा। तो ये तीनों एंजाइम को देखने के लिए हमें एक स्लाइड, नया स्लाइड लेना पड़ेगा, तो उस स्लाइड में हम इसको विशेष से देखेंगे। आइए, दूसरा जो इसमें कोशिका है वो पार्श्विक कोशिकाएं हैं, और इसमें मुख्यतः HCl स्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। HCl जो है यहाँ स्रावित होता है, और ये HCl हमारे लिए क्या कार्य करता है यह भी हमें ध्यान रखना होगा। क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते थे किए हैं तो उसके साथ जो हानिकारक जीवाणु होता है उसका कुछ अंश नष्ट कर देता है लाइसोजाइम। कौन कर देता है, लाइसोजाइम जो है उसको नष्ट कर देता है। जो जीवाणु बच गया हानिकारक, जब पेट में जाएगा तो उसका सारा सत्यानाश होगा। वहां पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका पीएच मान लगभग 1.8 है। कितना क्षारीय समझ सकते हैं, उतना क्षारीय चीज जो है हमारे पेट के अंदर है। अगर आपको अगर रख दे तो जल के राख हो जाइएगा। अगर शरीर पे, हाथ पे पड़ गया HCl तो पूरा जला देगा तो अच्छा को, लेकिन उतनी जलनशील जो है हमारे पेट के अंदर है, तो वो है कैसे। ईश्वर ने हमें उसके लिए भी बनाया है, जैसे भी कहिए, ईश्वर मानिए या जो भी बायोलॉजिकल मानिए, जो भी हो, लेकिन हमारे अंदर उसकी सुरक्षा कवच है। इस पेट को बचाने के लिए, उस राक्षस नामक HCl से बचाने के लिए भी एक कोशिकाएं हैं उसके अंदर, और वह हमारा है म्यूकस कोशिकाएं। वो क्या है, म्यूकस कोशिकाएं, जो म्यूकस का स्राव करती है, श्लेष्मा को स्रावित करती है, और वह उस HCl से पेट को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। म्यूकस की जो परत है, म्यूकस कोशिकाएं जो है, म्यूकस श्लेष्मा स्रावित करती है, जो आमाशय की भित्ति को किससे सुरक्षित रखता है, HCl से सुरक्षित रखता है। और HCl का कार्य क्या है, तो जीवाणुओं को नष्ट करना। उसके अलावा कुछ ऐसे एंजाइम हैं, जैसे यहाँ पे पेप्सिनोजेन है, ये जो है ना धक्का मार एंजाइम है, या कहिए कि सुस्त एंजाइम है, सुतल एंजाइम है। ये अपने से उठवे नहीं करता है, पेट में खाना चला जाएगा, कहोगे पचाने, सुतल रहेगा कमर ओढ़ के, एकदम चाप निंद्रा देता है। इसको उठाना पड़ता है, तब जाके उठता है, आ जाता है, पचाता है। तो ये सुतल है, या कहो धक्का मार एंजाइम है। जितना में जेन लगा होगा ना, वो समझना कि वो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। इनएक्टिव एंजाइम है। जब इस पे HCl पड़ता है
तो इजेन जो है इसका जो ये हटेगा और यहाँ से पेप्सिन बन जाएगा, पेप्सिनोजेन है। अभी जब HCl बनेगा तो इसे HCl पढ़ने के बाद एंजाइम में हम देख लेंगे, अभी फिलहाल समझ लेते हैं HCl कैसे मदद करता है एंजाइम को सक्रिय करने में। तो अमाशय में उपस्थित जो एंजाइम है उसको सक्रिय एक्टिव करता है। तो ये जो है धक्का मार एंजाइम है, ये अपने से उठवे नहीं करता है, सुतल रहता है। इसको उठाने के लिए HCl का छींटा मारना पड़ता है तब जाके उठता है। तो HCl जो है एंजाइम को भी सक्रिय करता है। कौन से एंजाइम को सक्रिय करता है? तो पेप्सिनोजेन नामक एंजाइम को सक्रिय करने का काम करता है। अगर HCl नहीं रहेगा तो सुतले रहेगा तो पाचन ही नहीं करेगा। तो HCl का pH मान 1.8 है। उसके अलावा अगर आपके पेट में HCl का ज्यादा शराब हो गया था, आपको हो जाएगा एसिडिटी, गैस। सारा दुनिया परेशान है इससे, सारी दुनिया जो है इस एसिडिटी से परेशान है। और ये एसिडिटी आपके लिए हानिकारक हो सकता है, चूंकि इससे एक भयानक रोग भी आगे जाकर के हो सकता है। तो अगर आपको गैस बनता है तो उस पर ध्यान रखिए। उसके लिए दवा का जरूरी नहीं है। पेट का सबसे बड़ा इलाज है आत्मसंयम। जीभ पर लगाम लगा लीजिएगा ना, तब पेट का आधा की कहे ना 100 बीमारी खत्म हो जाएगा जी। अगर आप पेट पर लगाम लगा लीजिए, अपने जीभ को लगाम में ले लीजिए, तो आपकी पेट का जो है 100% बीमारी दूर हो जाएगा। आपको दवा से मुलाकात भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको अपने आप पे संयम करना होगा, आपको अपने जीभ पे लगाम लगाना होगा, लालच नहीं करना होगा, तो आपको दूर हो सकता है। तो ये जरूरी है, क्योंकि आपके पेप्टिक अल्सर जो होता है, पेप्टिक अल्सर का एक बहुत बड़ा कारण है एसिडिटी। क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होगा, ज्यादा मात्रा में जब शराब होगा तो ये श्लेष्मा की परत जो है, ये श्लेष्मा की जो परत है वो धीरे धीरे इस पर क्या करेगा, हानिकारक प्रभाव पड़ाएगा। HCl जब पड़ेगा तो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगा। तो HCl की एक परत पर क्या हो जाता है, श्लेष्मा की जो ये परत खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे झड़ने लगेगा। इस पर क्या हो जाता है जी, घाव हो जाता है। तो श्लेष्मा की परत कब तक भाई रक्षा करेगा, लेकिन कब तक बेचारा हुआ, तो रक्षा करते करते खत्म हो सकता है। बार बार उस पर चोट मारिएगा तो एक न एक दिन टूटवे न करेगा जी। बार बार HCl का प्रहार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रहार कर रहे हैं, कब तक आपको बचाएगा उस श्लेष्मा की परत? ज्यादा देर तक नहीं बचाएगा। इसीलिए अगर गैस बार बार बनता है तो उसको ध्यान रखिए, समय पर हल्का हल्का भोजन कीजिए, ज्यादा ठास भोजन नहीं कीजिए। खाना खाने के बाद जो है टहला फिरा कीजिए, कम से कम 1-1.5 घंटा। पता करता है अधिकतर आदमी क्या करता है, खाता है और सो जाता है। अब खाने जाइएगा, इस ससुरा जो है आंख माइंड जो है आपका सो गया तुरंते, पेट बेचारा को डाल दिया, वो क्या करेगा, वो कहेगा ये सब सो गया, हम काम करें यहाँ पे, इसको खाना पचाए। इसका क्या कहते हैं जो एक मजदूर जो होता है, जो कहेगा मालिक उसका काम करते रहे, तो सो वाला बात है। वो क्या है, तू पचाने के लिए बैठल रहेगा, तू सब सो जाएगा, तेरा माइंड जो है, आंख है, सब रेस्ट कर रहा है, बेचारा पेट अपना भरा मरते रहेगा, वो भी बेचारा सो जाएगा अपना। तो ऐसे में दिक्कत होता है। तो खाना खाने के बाद जो है ना, घुमा फिरा कीजिए, टहला कीजिए भोजन को। और खाने के बाद जो है तुरंत नहीं सोना चाहिए, थोड़ा टाइम दीजिए सोने में, ठीक। तो सोने पर भी टाइम दीजिए, खाने के तुरंत बाद सोना आपके लिए हानिकारक होगा। तो जब आपको HCl ज्यादा मात्रा में स्रावित होगा तो इससे श्लेष्मा की परत पर चोट पहुंचता है और वो खत्म होते होते यहाँ पे आपको जो है श्लेष्मा की परत पर घाव बन जाता है। इसी को आप क्या कहते हैं जी, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। और ये बहुत ही हानिकारक है। शुरुआत समय में तो इसका इलाज भी है, लेकिन बाद में इसके लाइलाज भी बीमारी, जल्दी ये ठीक नहीं होता है। तो गैस की बीमारी कहने में तो आसान है, लेकिन उसका प्रकोप बहुत बुरा होता है। तो इसीलिए अपने एसिडिटी को ध्यान में रखिए, उस पर संयम कीजिए। दवा की जरूरत नहीं है, आत्मसंयम, जी पे लगाम लगाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है।
हाँ, लेकिन अपनी आदत को सुधार करना पड़ेगा। तो अगर ज्यादा मात्रा में HCl स्रावित हो रहा है तो क्या दिक्कत होगा जी? एसिडिटी होगा। अब ऐसी स्थिति में जब गैस बन जाता है तो देखते हैं, चूंकि अब ज्यादा आपके में क्या बन गया है? HCl बन गया है, और HCl में क्या होता है जी? अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल। तो इस एसिडिटी को कम करना पड़ेगा, तो अम्ल की मात्रा कम करना है, तो इसका मतलब क्या डालना पड़ेगा जी? क्षार डालना पड़ेगा। अरे क्षार की मात्रा बढ़ाओगे तब ना अम्ल का मात्रा कमेगा। तो हम वैसे चीज का सेवन करते हैं जिसमें क्षार की मात्रा ज्यादा होता है, जैसे शरबत सब होता है, नींबू वाला रस जो होता है, तो उस सब डालने से जो है, पीने के बाद जो है हमारा एसिडिटी, जो अम्ल का माध्यम है, पीएच मान वो घटेगा, बढ़ेगा, और वो उसके बाद जो हमें रिलैक्स महसूस होगा। तो वैसे स्थिति में वो चीज हम ज्यादा यूज करते हैं जिसमें क्या हो? क्षार ज्यादा हो, जब हमें गैस बन जाता है। क्योंकि गैस जो बन रहा है वो HCl के कारण बन रहा है। HCl की मात्रा ज्यादा हो गया है, मतलब अम्लीय माध्यम ज्यादा तैयार हो गया, उसके लिए क्षार डालना पड़ेगा तो कंट्रोल होगा, नॉर्मल होगा। तो एक बात यह याद रख सकते हैं। और ये HCl की सुरक्षा के लिए जो तीसरी कोशिका म्यूकस कोशिका है, ये आपको म्यूकस श्लेष्मा स्रावित करता है। इसका मुख्य काम क्या है? तो कहेंगे HCl से जो है सुरक्षा करना आमाशय पेट को। तो क्या सब सीखे जी? तो यही समझे, यहाँ से याद रखना है कि यहाँ जठर ग्रंथियां पाई जाती है, और ये जठर ग्रंथियां में 3 कोशिकाएं होती है। एक हमारा मुख्य कोशिकाएं होती है चिफ सेल्स, दूसरा पार्श्विक कोशिका, और तीसरा म्यूकस कोशिका। मुख्य कोशिका जो है 3 प्रकार के एंजाइम पेप्सिनोजेन, रेनिन और लाइपेज स्रावित करता है। उसके अलावा हमारा जो पार्श्विक है वो HCl का स्रावित करता है, और तीसरा जो म्यूकस है वो म्यूकस श्लेष्मा का स्रावित करता है। कौन किसको स्रावित करता है ये जरूर याद रखिएगा, और किसका क्या कार्य है वो भी हमें पता रखना है। अब हमें एंजाइम को एक नए स्लाइड में देखना होगा, क्योंकि इनका कार्य थोड़ा बड़ा है। तो आइए हम एंजाइम को देखने के लिए एक और नए स्लाइड का प्रयोग करते हैं, तो हमारे बीच बने रहिए। आइए अब हम स्टोमक में जो एंजाइम स्रावित किया है, जठर ग्रंथि के जो मुख्य कोशिकाएं हैं उसके द्वारा जो 3 एंजाइम है, जरा हम उसको देखें। जैसा कि आपने देखा कि ये 3 एंजाइम जो है, एक हमारा कौन है? पेप्सिन, दूसरा एंजाइम कौन था? रेनिन, और तीसरा एंजाइम कौन है? लाइपेज। ये 3 एंजाइम जो है मुख्य कोशिका किसके द्वारा स्रावित होता है? कौन सी कोशिका? ये याद जरूर रखिएगा जी, चिफ सेल्स। मुख्य कोशिका के द्वारा ये तीनों एंजाइम जो है वो स्रावित होता है। और इसमें भी आप याद रखिएगा कि पेप्सिन नहीं हुआ था, क्या स्रावित किया गया था? पेप्सिनोजेन। क्या स्रावित हुआ था? पेप्सिनोजेन। लेकिन आपको बताए थे कि ये पेप्सिनोजेन जो है ना, ये सुस्त है, सुता हुआ है, इसको उठाना पड़ता है, अपने नहीं उठता है। ऐसा नहीं कि भोजन आया पचाने का काम ही नहीं शुरू करेगा। इसको उठाने के लिए इस पर क्या चीज का छींटा मारना पड़ता है जी? HCl स्रावित करना पड़ता है, तो ये उठेगा। इसका ये जो है खत्म हो जाएगा, जेन नाम की चादर जो है, अधिकतर जितना में भी जेन लगा होगा ना, समझ जाएगा ये एक्टिव नहीं है। वो सारे एंजाइम इनएक्टिव होते हैं जिसमें जेन लगा होता है। ये चादर हटाने के लिए HCl डालना पड़ेगा, तो HCl डालना पड़ेगा। ये अभी क्या है? इनएक्टिव। ये क्या है? इनएक्टिव। जब ये HCl डालिएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? एक्टिव। तो पेप्सिन क्या है? एक्टिव एंजाइम है। और पेप्सिन जो है भोजन में प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदल देता है। और आपको पता होना चाहिए पेप्टॉन्स क्या है। तो जहां तक आप प्रोटीन के बारे में जानते होंगे, ये जो प्रोटीन जो है, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या चीज से बना हुआ है जी? एमिनो अम्ल से। बहुत सारे एमिनो अम्ल जो है, बहुत सारे एमिनो अम्ल मिल करके किसका निर्माण करता है? तो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो पेप्सिनोजेन इसी एमिनो अम्ल के जो ये प्रोटीन जो है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। इसको क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। और इन छोटे छोटे टुकड़ों को ही कहा जाता है पेप्टॉन्स। ये हमारा क्या है? पेप्टॉन्स।
ये क्या है जी, तो पेप्टोन्स। तो प्रोटीन का छोटा छोटा टुकड़ा हमारा क्या वो कहलाता है, पेप्टोन्स कहलाएगा। अभी भी पूरा पाचन नहीं होता है। प्रोटीन का पाचन तब समझा जाएगा जो ये अमीनो अम्ल में टूट जाएगा। अभी भी पूर्णतः टुकड़ा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटीन का कैसा पाचन हुआ है जी, तो आंशिक पाचन हुआ है। प्रोटीन का आंशिक पाचन हुआ है। प्रोटीन का कैसा पाचन हुआ है, अभी फिलहाल आंशिक पाचन होगा। प्रोटीन का पूर्ण पाचन तब समझा जाएगा जब प्रोटीन किस में बदल जाएगा, एमिनो अम्ल में। प्रोटीन क्या चीज का बना हुआ है जी, एमिनो अम्ल का बना। अभी ये छोटे छोटे टुकड़े में हुआ था। पेप्टोन्स जो है ये प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े किसके जी, तो प्रोटीन के। उसके अलावा रेनिन एंजाइम ये ज्यादातर बच्चों में पाए जाते हैं, बच्चों में ज्यादा होते हैं। बच्चों में क्या होता है, ये एंजाइम ज्यादा होता है। देखिएगा बच्चा जब दूध पीता है, तब जब दूध पिएगा और उसके जब दूध जब बाहर निकलता है, उल्टी जब उसको होता है, तो देखिएगा दही की तरह निकलता है, जमा हुआ, दही की तरह जमा हुआ निकलता है। वो इसी के कारण होता है, रेनिन एंजाइम के कारण। दूध में होता है एक प्रोटीन जिसको कहते हैं कैसीन। ये कैसीन क्या है जी, मिल्क प्रोटीन है। कैसीन जो है ये क्या है, तो कहिएगा मिल्क प्रोटीन। आपका कैसीन जो है वो क्या है, तो मिल्क प्रोटीन। और इस मिल्क प्रोटीन को, कैसीन को जो है ये रेनिन किस में बदलता है, तो कैल्शियम पेरॉक्सीनेट में। ये किस में बदलता है, कैल्शियम पेरॉक्सीनेट जो दही होता है, ये किस में बनता है, तो दही में। ये प्रोटीन कहाँ पाया जाता है जी, तो दही में। तो इसको दही में कन्वर्ट कर देता है। वो सामान्यतः हम लोग जो दही खाते हैं दूध का, वो अलग दही है, वो तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। अभी जब हम इस दूध, बच्चे की दूध की बात कर रहे हैं, जब दूध पीता है तो उस दूध में जो है कैसीन प्रोटीन की मात्रा, कैसीन प्रोटीन होता है दूध में। चूंकि बच्चों में ज्यादा होगा, चूंकि बच्चा ज्यादा दूध ही पीता है। हम लोग तो दूध भी पीते, बहुत सारे सामान खाते, तो हम लोग में थोड़ा कम होगा मात्रा। ज्यादातर जो ये रेनिन प्रोटीन होता है ये बच्चों में ही ज्यादा रहता है, वयस्क में ज्यादा जरूरत इसकी नहीं है, ज्यादा मात्रा में नहीं होता। ज्यादा मात्रा किसमें होगा, बच्चों में, क्योंकि बच्चे ज्यादा क्या पीते हैं जी, दूध। दूध में पाया जाता है मिल्क प्रोटीन, जिस मिल्क प्रोटीन का क्या नाम है, कैसीन। और वो कैसीन को बदलता है दही में, और वो कौन सा है, कैल्शियम पैराकेसिनेट। तो आप इसके बारे में इतना याद रखिएगा। उसके बाद ये जो कैसीन है ये आपको एक जगह और बनाने में यूज होता है, पनीर बनाने में। पनीर बनाने में भी किसका यूज होता है, तो पनीर बनाने में भी आप किस प्रोटीन की बात करिएगा, तो कैसीन प्रोटीन की बात कीजिएगा। देखिएगा बुजुर्ग जो हो जाते हैं लोग, तो उसका होता है कभी कभी जो दूध पाचन नहीं हो पाता है, क्योंकि समय के साथ ये रेनिन प्रोटीन का, रेनिन जो एंजाइम है उसकी मात्रा शरीर में क्या होता है, कमते जाता है। भाई अंदर जाके तो दही में ही पाचन होगा, तो उसको दूध से ज्यादा जो कहेगा कि पाचन नहीं होगा दूध का, तो कहता है दही खिलाइए, क्योंकि उसमें रेनिन की मात्रा बहुत कम हो जाता है। तब जब दूध का पाचन नहीं होता है तो आप दही खाइए। दूध का पाचन नहीं होगा तो क्या चीज का सेवन किया जाता है, दही का पाचन कीजिए, डायरेक्ट चला जाएगा। उसके बाद लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो इसमें 3 एंजाइम हो गया। लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का, और वसा को किस में बदलता है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो आप ये तीनों एंजाइम के कार्य समझ गए होंगे, क्या यूज होता है यह भी जान गए। तो अब हम लोग जो है इसके बारे में सारा कुछ जान गए, सभी एंजाइम के बारे में। अब जब भोजन स्टोमक में ये पाचन हो जाता है,
तो इसके बाद जो भोजन कहलाता है वो कायम कहलाता है, इसके बाद का भोजन। अब जो है भोजन का जब अमाशय में पूर्णतः जो है ये जठर रस मिल जाएगा, ये जठर रस जो है ये जब मिल जाएगा, स्रावित हो जाएगा, तो सारा घोल उल जाएगा, तो ये क्या कहलाता है? कायम। यहाँ भोजन क्या कहलाता है? कायम। मुख गुहा के बाद क्या कहलाता है? बोलस। मुख गुहा के बाद क्या कहलाता है? बोलस। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, कायम बोलस। तो बोलस कब? मुख गुहा के बाद। और कायम कब? तो एस्टोमक के बाद। तो हमने एस्टोमक तक की कहानी को देखा। अब आएगा